नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत संस्कृतियों के प्रकार टाइप्स ऑफ कल्चर्स का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व व्याख्यान के अंतर्गत हमने संस्कृति का अर्थ एवं विशेषताओं का अध्ययन किया। भारत में 3 प्रकार की संस्कृतियां हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति, क्लासिकल इंडियन कल्चर, दूसरी है लोक या क्षेत्रीय संस्कृतियां, फोक कल्चर्स, और जनजातीय संस्कृतियां, ट्राइबल कल्चर्स। सबसे पहला है भारत की प्राचीन संस्कृति, क्लासिकल इंडियन कल्चर। हिंदुओं की प्राचीन आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति के आदर्शों, मूल्यों, प्रतिमानों, ज्ञान, विचारों, धर्म व आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को भारत की गौरवशाली प्राचीन या क्लासिकल संस्कृति या कल्चर कहा जाता है। प्राचीन भारत में माता पिता का कर्तव्य था कि वे अपने बालकों को भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर और सभ्यता से परिचित कराएं और उन्हें जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करें। चाणक्य नीति के 3रे अध्याय में दूसरे श्लोक के भाव द्वारा संस्कृति से प्राप्त शिक्षा का सामान्य स्वरूप परिलक्षित होता था। अर्थात आचार द्वारा कुल का परिचय मिलता है, बोली से देश का ज्ञान होता है, आदर के द्वारा प्रेम का परिचय मिलता है और शरीर और तेज को देखकर भोजन का पता चल जाता है। आचार कुलमा ख्याति देशमा ख्याति भाषणम संभ्रम स्नेहा ख्याति बपुरा ख्याति भोजनम। दूसरे नंबर पर आता है लोक या क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, फोक कल्चर्स। भारत में कई क्षेत्रों में विभिन्न छोटे छोटे समुदाय हजारों वर्षों से रहते आ रहे हैं। उनकी अपनी अपनी लोक संस्कृतियां हैं। तीसरे नंबर पर आता है जनजातीय संस्कृतियां, ट्राइबल कल्चर्स। भारत में अनेक जनजातियां हैं जो पहाड़ों, समुद्र के निकट, रेगिस्तानों और वनों में हजारों वर्ष से रह रही हैं। उनकी अपनी अपनी विशेष संस्कृतियां हैं। उनकी कई रोचक प्रथाएं, आदर्श, मूल्य, रीति रिवाज, विशेषताएं व समस्याएं हैं। उपरोक्त तीनों प्रकार की संस्कृतियों को अपनी अपनी विशेषताओं या अच्छी अच्छी बातें हैं और साथ ही साथ उनकी अपनी अपनी कुछ सीमाएं, कमियां और विघटनकारी व्यवस्थाएं भी हैं। समाजशास्त्रियों ने संस्कृति के 2 अन्य प्रकार माने हैं। भौतिक संस्कृति, मैटेरियल कल्चर। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे भौतिक या पार्थिव वस्तुएं आती हैं जिनका स्वरूप मूर्त है और जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया हो, जैसे सड़क, मशीन, मकान, इंजन, घड़ी, टाइपराइटर, प्रेस, रेडियो, वस्त्र, औजार, हथियार, बर्तन इत्यादि। दूसरे नंबर पर आता है अभौतिक संस्कृति, नॉन मैटेरियल कल्चर। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे सभी बातें आती हैं जिनका स्वरूप अमूर्त है और जिनका विकास मनुष्यों के
सामूहिक रूप में रहने से होता है, जैसे समाज के विभिन्न रीति रिवाज, धर्म, भाषा, कला, संगीत, साहित्य, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, आचार विचार, प्रथाएं, संस्कार, संस्था इत्यादि। तो ये था संस्कृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ कल्चर्स। अब जानते हैं बहुसंस्कृतिवाद क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म क्या है। बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा सन 1970 में पश्चिमी समुदाय में प्रारंभ हुई थी, जो धीरे धीरे कक्षा की शासकीय नीति बन गई और फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व अन्य देशों में फैल गई। धीरे धीरे यह पश्चिमी देशों के राजनीतिक विचारधारा बन गई। बहुसंस्कृतिवाद एक प्रारूप में बहुजातीय संस्कृति को स्वीकृति देना या बढ़ावा देना होता है। किसी भी विशेष जाति, धार्मिक समूह और सांस्कृतिक समुदाय के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। बहुसंस्कृतिवाद के नीति अवसर आत्मसातकरण, असेंबलीलेशन और सामाजिक एकीकरण धारणाओं के साथ विपरीत होती है। एक तरफ जहां इसके समर्थकों द्वारा इसे एक बेहतर प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जो कि समाज के भीतर लोग को उनके अस्तित्व को वास्तविक रूप में अभिव्यक्त करने की अनुमति या अनुभूति देती है, और जो अधिक सहनशील होती है और सामाजिक मुद्दों के बेहतरी के लिए इसे अपनाया जाता है। वे तर्क देते हैं कि संस्कृति एक जाति या धर्म पर आधारित कोई परिभाषा नहीं होती, बल्कि कई कारकों का परिणाम होती है, और जैसे जैसे शब्द के परिवर्तन होता है उसी प्रकार इसमें भी परिवर्तन होता है। वहीं दूसरी ओर इसकी आलोचना भी की जाती है और कहा जाता है कि क्या मैत्रीपूर्वक सहअस्तित्व वाली संस्कृतियाँ जो एक दूसरे को प्रभावित या इफेक्ट करती हैं और तब भी अलग बनी रहती हैं, टिकाऊ, विडंबनापूर्ण या वांछनीय हैं। यह तर्क दिया जाता है कि राज्य जिनका पहले से ही अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान होती है, बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म के लागू होने में समाप्त हो जाती है, अतः उस देश की विशिष्ट संस्कृति का अपक्षरण हो जाता है। अब जानते हैं समकालीन पश्चिमी समाज में बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म इन कंटेम्परेरी वेस्टर्न सोसाइटी। 1970 के दशक के बाद से कई पश्चिमी देशों में बहुसंस्कृतिवाद को आधिकारिक रूप में अपनाया गया, जिसमें से कनाडा शहर को प्रगतिशील, विविध और बहुसांस्कृतिक रूप में दर्शाया जाता है, और अन्य देशों में आए नागरिकों का बहुनागरिकता की मान्यता दी जाती है, क्योंकि अर्जेंटीना, जहाँ की संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से आवर्जन को बढ़ावा दिया जाता है, इस प्रकार बहुसंस्कृतिवाद को नहीं देखा जाता है। परंतु ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ की नीतियाँ बहुत कुछ कैनेडियन शैली में मिलती जुलती हैं, जो बहुसंस्कृतिवाद को पूरी तरह से अपना लिया है। यदि समकालीन पूर्वी समाज में बहुसंस्कृतिवाद की बात कर लें तो भारत, जिसकी संस्कृति अपने लंबे इतिहास, अद्वितीय भूगोल और विविध जनसांख्यिकी के द्वारा बनी है, में बहुसंस्कृतिवाद की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। भारत की भाषाओं, धर्मों, नृत्य, संगीत, वास्तुकला और कस्टम देश के भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न होने के बावजूद उनमें समानता है। भारत की इन संस्कृति या कल्चर इन विभिन्न
उप संस्कृतियों का मेल है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराओं में फैली हुई है और यह सदियों पुरानी है। अब जानते हैं बहुसंस्कृतिवाद और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 19, 29 और 30, मल्टीकल्चरलिज्म एंड क्रिटिकल ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, आर्टिकल 29-30। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यह व्यक्ति की तर्कशीलता में वृद्धि करते हुए उसे सृजनशील और क्षमतावाद बनाती है। इसी प्रकार संस्कृति मनुष्य के व्यवहार थे प्रकृति को गठन का कार्य करती है। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी विशिष्टता अनुभाग को, जिसकी अपनी अलग बोली की भाषा, लिपि, संस्कृति हो, संरक्षित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक का राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थानों या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान की विशिष्टता है कि अधिकार व्यक्ति व समूह दोनों को प्राप्त हैं। बहुसंस्कृतिवाद के युग पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता दी जा रही है व इनका ध्यान संविधान निर्माताओं ने रखा है। इसी प्रकार अनुच्छेद 30 में स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रबंध का अधिकार प्राप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य द्वारा संस्थानों को दिए गए अनुदान में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वे अल्पसंख्यक के प्रबंध हेतु हैं। अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करने की दशा में राज्य को उचित मुआवजा देना होगा व यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस प्रकार भारत में बहुसंस्कृतिवाद के संरक्षण के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये था बहुसंस्कृतिवाद और शिक्षा संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30। धन्यवाद।